नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य गतिमान है उनमें तेजी लाई जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनपद में विकास कार्यों की प्रगति में सुधार की जरूरत है, लिहाजा सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। तो वहीं प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई, न ही अभी तक प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो पाया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम धामी अधिकारियों को सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है, उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर उन्हें शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जाए। विस्थापित परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो की जाए। जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। समय पर मरीज ना पहुंचाने पर एम्बुलेंस पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस को 22 मिनट में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जबकि शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में किसी भी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अगर इससे ज्यादा समय एम्बुलेंस लेती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने इसी तरह से एम्बुलेंस की समय निर्धारित कर दिया है। अगर ज्यादा समय एम्बुलेंस लेती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवा है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। अगर 22 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उन पर फाइन डाला जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट है कि 15 मिनट में उनको जो है हॉस्पिटल तक मैक्सिमम पहुंचाना है। हमारे राज्य में अब एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है और बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब 70 साल से ऊपर के लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज अब निःशुल्क हो जाएगा। उनके आजकल अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मैंने सभी माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन किया है, प्रेस के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने माध्यम से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप प्रेरित करिए कि आयुष्मान कार्ड जरूर लें। तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव पर कहा कि केदारनाथ में सामान्य तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा है और बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ भी सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि सत्ताधारी दल ने शराब जिहाद और पैसा जिहाद के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया और उन्हें लगता है कि नतीजा पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में आएगा। सरकार के प्रति नाराजगी है और ये नाराजगी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर श्री बद्रीनाथ जी में थी, और कांग्रेस ने इस नाराजगी को कितना गांव-गांव तक पहुंचाया है, विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर पहुंचाया है, उस पर हमारी जीत और जीत का मार्जिन निर्भर करता है। सामान्य वातावरण जो है हमारी जीत का है, सामान्य वातावरण जीत का है। मगर एक बात हमने केदारनाथ से लेसन के रूप में लिया है कि यदि कांग्रेस विपक्ष के रूप में लगातार आक्रामक रहे तो जनता जो है सामने आ रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है और
वो ये स्थिति 2027 में सत्ता परिवर्तन तक लेकर के जा। तो वहीं देहरादून में उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या की रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की कई समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का किराया नहीं मिला है, इसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के राशन डीलरों को 21 महीने का किराया मिल चुका है, जबकि 7 महीने का बाकी है, जिसको लेकर विभाग कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर बातचीत की जाएगी। हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत देर बाद एक्टिव मोड में आई। जहां 1 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, वहां बीजेपी ने अभी तक चुनाव नहीं कराए हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से एक्टिव हुई है। साल भर पहले निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, पंचायतों के चुनाव भी सरकार टालने का काम कर रही है, सहकारिता के चुनाव घोषित होने के बाद टाले गए हैं, साल भर विलंब से वो घोषित हुए थे। अब निकाय चुनाव में क्योंकि जनाक्रोश का भय है, निकायों की आप स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी विकास के काम नहीं हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम तक ये लोग सुधार नहीं पाए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, पार्कों की हालत बहुत खराब है, स्ट्रीट लाइटें कहीं नहीं हैं। इसी आशंका से कि कहीं जनाक्रोश भाजपा को ले न डूबे, इसीलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मुझे इनकी मंशा पर इसलिए संशय है। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठे हल्फनामे दाखिल कर चुके हैं, उसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। तो वहीं केदारनाथ चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत का कहना है कि वो खुद केदारनाथ उपचुनाव में गांव-गांव गए थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी के प्रति स्थानीय लोगों का समर्थन उन्हें मिला, उसे साफ कहा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी 100% जीतेगी। केदारनाथ में हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और मैं स्वयं गांव-गांव में गया था और जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का रुझान था, उससे स्पष्ट है कि आशा नौटियाल जी। पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नए नाम का उद्घाटन किया। अंग्रेजों का दिया नाम कंपनी गार्डन को 182 साल बाद बदल दिया गया है। अटल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये बड़े गौरव का पल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था और उनको मसूरी से विशेष लगाव भी रहा है। उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रति कंपनी गार्डन को अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। शीघ्र ही यहां अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय को चुनाव लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है। शीघ्र आचार संहिता लगने के बाद नगर निकाय चुनाव संपन्न कर दिए जाएंगे।
मेरे लिए बड़े गौरव के क्षण है, जो मेरी एक दिली इच्छा थी, क्योंकि आज अगर हम मंत्री के रूप में हैं तो इसलिए हैं कि ये छोटा राज्य बना और इस राज्य को बनाया किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद इस राज्य का निर्माण हुआ और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला। उनका ऋण उत्तराखंड की जनता कभी चुका नहीं सकती और आज एक मेरे प्रयासों से उनकी स्मृति में जो एक गुलामी का प्रतीक था कंपनी गार्डन, उसके नाम को हमने बदला है। उनका नाम अटल उद्यान, अटल पार्क के नाम पर रखा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि मसूरी नगर पालिका 1850 में बनी और संयोग देखिए कि 21 नवंबर 1850 में मसूरी की नगर पालिका स्थापित हुई और आज भी 21 नवंबर है। और उस टाइम पे तो हम लोग म्यूनिसिपल पार्क के रूप में जानते थे, फिर बाद में इसका नाम कंपनी पार्क के रूप में रखा गया और उसके बाद सने सने यहाँ के लोगों की मांग उठी कि ये एक अंग्रेजियत के रूप में दिखाई देता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश का निर्माण कराया और जिसको पूरे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग बड़ा सम्मान करते रहे, जो भारत रत्न रहे, जिन्होंने परमाणु विस्फोट जैसे अनेकों कार्य उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कराए गए, चाहे हमारी संचार क्रांति हो, सड़क क्रांति हो या हमारे इस उत्तराखंड लिए औद्योगिक पैकेज देने की बात हो, बहुत से काम उन्होंने कराए। ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो कैटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। ज्योतिर्मठ में अस्थायी मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा, किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा। संगठन और प्रभावितों द्वारा बताया गया है कि अधिकांश भवनों को तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों से धनराशि वितरित नहीं की गई है और प्रभावित उन्हीं भवनों में निवास कर रही हैं कि प्रतिनिधियों ने आगामी शीतकाल में ठंड से बचाव के लिए आंशिक रूप से छत, खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने शीतकाल को देखते हुए जनहित में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों में अस्थायी मरम्मत की अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं। बैठक हुई थी जोशीमठ में मूल निवास संघर्ष समिति के साथ और उसमें सचिव आपदा और आयुक्त गढ़वाल भी मौजूद रहे थे। तो वहाँ सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ था कि शीतलहर को देखते हुए वहाँ पे जो येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवास हैं जिनको CBRI ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 482 येलो कैटेगरी के हैं और करीब 280 ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें आंशिक दरारें हैं, खिड़कियां टूटी हैं। तो शीतकालीन लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वह जो भी अपना हल्का मरम्मत का कार्य करवाना चाह रहे हैं वो इस आशय का प्रमाण पत्र तहसील में जमा करेंगे स्टाम्प पेपर में कि वे कोई भी नया निर्माण नहीं करेंगे, केवल मरम्मत कार्य करेंगे इन 2 कैटेगरी के आवासों में, तो उनको अनुमति दे दी जाएगी। तो जनहित में ये फैसला लिया गया है। तो वहीं रुड़की की गंग नहर कोतवाली का एसपी देहात ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। एसपी देहात ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही मिली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली में उपलब्ध सभी संसाधनों के रखरखाव संचालन की जानकारी ली गई, साथ ही लंबित अपराधों के भी निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई है। अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव भी सही पाया गया है, साथ ही आवश्यक सुधार के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
यहाँ अभी कोतवाली गंगा नहर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों के रख रखाव, उनके जो संचालन की जानकारी है वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कितनी है, कितनी बेहतर है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अभिलेखों को रख रखाव की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है, उनको अद्यतन किया गया है या नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो कितनी बेहतर गुणवत्ता है उसकी, ये भी समीक्षा का विषय है। तो वहीं हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया। ट्रैफिक सीओ के निर्देश पर सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियां खड़ी करने से इलाके में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। इस दौरान स्थानीय निवासियों से अपील की गई कि वे सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी न करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग जरूर करें। में भी कार्रवाई करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग खड़े समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। वहाँ की चौकी को भी निर्देशित करेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी को भी हम अपनी तरफ से इसमें ऑर्डर भी भेज देंगे और सब जो हमारी पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर इसमें चालानी कार्रवाई करेगी। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी ना हो, आसपास के जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए चौकी स्तर पर उनकी बुलाकर बैठक ली जाएगी और उन लोगों से बताया जाएगा यदि कोई गाड़ी खड़ी होती है उस समय सूचना। तो वहीं उत्तरकाशी शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुलडोजर से हनुमान चौक पर अतिक्रमण अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया, जिससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इधर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शहर में नालियों और रास्ते पर कच्चे अतिक्रमण जमाए लोगों को 3 दिन पूर्व अनाउंसमेंट करके सूचित किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा जमाए लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिससे नगर पालिका प्रशासन ने शहर भर में अतिक्रमण ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया। व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना नोटिस के हमारे खोखे को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया है, जिससे हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। प्रशासन ने कटाई नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया। अब मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है ना खाने वाला है। मैं अकेले कमाने वाली हूँ ना, मैंने वहाँ पे ना भाई 6 महीने कहाँ जाएंगे। मैं अकेले रोजी रोटी चलाती हूँ, पूरे मार के जाता है। बताइए हमारी दुकानें तोड़ने से पहले बोला गया था कि हम सबकी दुकानें तोड़ेंगे। कंपनी तक जाइए, 24 तारीख को लड़ाई हुई थी, उस समय भी मेरी दुकान तोड़ी गई। हम के टारगेट रहते सर, यहाँ पे हम भी बचपन से यही रहते हैं, हमारा जन्म भी यही, हम भी यही खा रहे पी रहे बचपन से। 24 तारीख को सबकी दुकान सेफ रही थी, मेरी दुकान। हाँ, ये संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया कि नगर पालिका द्वारा जो है जो कच्चा जो है अवैध अतिक्रमण था उसके संबंध में उन्होंने पूर्व में सूचना भी दी है और उसके अनुसार वो लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उच्चाधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो वहीं देहरादून में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर लगे खंभों पर हिंदू मंत्रों को लिखे जाने पर खुशी जाहिर की। साथ ही सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो बेहद ही खुशी की बात है। उनका कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में ये किया जाना उचित ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के एयरपोर्ट का नाम भी सरकार आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से हो जाता तो बहुत अच्छा होता, जो कि मांग भी है। धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंभे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंभे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में
बौद्ध मंत्र लिखे गए थे, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी, सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको भूरी भूरी उनकी सराहना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। साथ ही साथ जो अराइवल के अंदर जो हॉल है उसमें जो बहुत बड़ा फलक बनाया गया है, उसमें 4 धाम के साथ साथ ज्योतिर्मठ को भी अंकित किया जाना, ये भी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड का गौरव है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने नारसन ब्लॉक और मंगलौर नगर पालिका का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान उप कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा ब्लॉक मिशन मैनेजर और एरिया कोऑर्डिनेटर अनुपस्थित मिले, जिनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए गए। जिलाधिकारी ने नारसन ब्लॉक में वित्त आयोग की पहली किश्त खर्च न करने और टेंडर जारी न करने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फाइलों में पाई गई कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान टीएम ने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र पंचायत की बैठकें समय पर कराने और कार्य योजनाओं को समय से तैयार करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की सत्यापित फोटो अपलोड करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं, इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है। इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई है उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।